हे गाइस, माहौल जबरदस्त, शानदार, कर हर मैदान फतेह। और ये मैदान फतेह करने का वक्त आपका आ गया है। एंड यस, यू कैन डू इट, एंड यस यू विल डू इट। पर सर, ये मैदान, जो भी जिंदगी के आप मैदान में आप जहां पे आप खड़े हो, बैटल फील्ड में जहां आप खड़े हो, वहां पे अगर आपको फतेह करनी है, जीत लाना है, तो सर आपको पूरा कंसंट्रेशन, पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो उन सपनों के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। तो सरकार, आइए हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 14, रिफंड्स अंडर जीएसटी। बड़ा अच्छा चैप्टर है, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट रहता है। बच्चों ध्यान से देखिएगा, आगे आपके सामने क्या चैप्टर नंबर 14, रिफंड्स अंडर जीएसटी। सबसे पहली बात, रिफंड का मतलब क्या होता है साहब? अगर कोई भी टैक्स आपने गवर्नमेंट को पे कर दिया है सर, और अगर उसका रिफंड बन रहा है, तो ऐसे केस में वॉट एवर अमाउंट यू आर क्लेमिंग इज कॉल्ड एज रिफंड। अब रिफंड किस किस केस में मिलता है सर? यहां लिखा है क्या सर? अगर आप जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बहुत करते हो, तो वहां पे जो आपने टैक्स पे किया आईजीएसटी, उसका आप रिफंड क्लेम कर रहे हो, या उसमें काम आने वाले इनपुट सर्विसेज का आप रिफंड क्लेम कर रहे हो। अगर आपने अंडर द कवर ऑफ बॉन्ड या एलयूडी आपने कोई गुड्स या सर्विस एक्सपोर्ट किया है, तो या फिर आपने डिम्ड एक्सपोर्ट किया, उस पर जो भी टैक्स पे किया उसका रिफंड मिलेगा। हम बात करें आगे, एक पॉइंट डिटेल में बात करेंगे सर। या फिर अनयूटिलाइज बैलेंस ऑफ आईटीसी का रिफंड ले रहे हो एज पर सेक्शन नंबर 54 सबसेक्शन 3। ये रिफंड की डेफिनेशन दे रही थी, जो मैंने आपको बताई है। आइए डिटेल में बात करते हैं हम। सेक्शन 54, रिफंड ऑफ टैक्स। सरकार, किन किन सिचुएशंस में रिफंड मिलता है, रिफंड किन किन केसेस में मिलता है, यहां पर डिटेल में बात करिए। सबसे पहली बात, अगर आपने कोई भी गुड्स या सर्विस एसीजेड की यूनिट या डेवलपर को सप्लाई किया, या आपने एक्सपोर्ट किया, तो उसको बोलते हैं क्या? ZERO, जीरो रेटेड सप्लाई। तो ऐसे केस में उसके एक्सपोर्ट पर, उसके सप्लाई पर अगर आपने आईजीएसटी पे किया, बॉन्ड या एलयूडी साइन नहीं किया, तो ऐसे केस में जो आपने आईजीएसटी पे किया उसका रिफंड क्लेम करेंगे। सेकंड थिंग, अगर आपने बिफोर जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस अगर आपने एलयूडी या बॉन्ड साइन कर दिया, ध्यान दीजिएगा बेटा, सारे ही लोगों को, सारे एसएससी को एलयूडी अलाउ कर दिया, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। सिंपली आपको जीएसटी पोर्टल पे जाना है, एक एलयूडी साइन करना है, दैट्स इट। पर सर, अगर आपका एक्सीडिंग 2.5 करोड़ से ऊपर का टैक्स इवेजन का, फ्रॉड का केस चल रहा है, या आपने फ्रॉड किया है, आप इवेजन किया है, तो ऐसे केस में सरकार, भले वो सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूडीजीएसटी, जीएसटी सेस हो, या फिर एग्जिस्टिंग लॉ मतलब सर एक्साइज, सर्विस टैक्स, वेट वगैरह हो, तो सर अगर 2.5 करोड़ से ऊपर का इवेजन का केस है आपका, तो ऐसे केस में आपके लिए बॉन्ड कंपलसरी किया है, बाकी सबके लिए एलयूडी इज अलाउड। ओके सर, बॉन्ड के केस में आपको सर बॉन्ड के साथ साथ आपको सिक्योरिटी भी देनी पड़ती है, बैंक गारंटी वगैरह, क्लियर। बाकी सबको सिंपल एक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग साइन किया, काम खत्म। ओके, अब बॉन्ड या एलडी अगर आपने साइन कर दिया, तो ऐसे केस में सर यू कैन सप्लाई द गुड्स और सर्विस विदाउट पेमेंट ऑफ एनी आईजीएसटी। पर ऐसे केस में आपको कोई जीएसटी पे नहीं करना, फिर भी उसमें काम आने वाले इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स का आपको आईटीसी मिलता है। और अगर आईटीसी काम आया तो बहुत अच्छी बात है, आईटीसी अगर आपको काम नहीं आता है, तो वो अनयूटिलाइज्ड बैलेंस ऑफ आईटीसी का अब सर अनयूटिलाइज्ड बैलेंस ऑफ आईटीसी ऑफ जीएसटी पेड ऑन इनपुट और इनपुट सर्विस का आप क्या ले सकते हो? रिफंड क्लेम कर सकते हो। सेकंड कैसे? क्या? एक्यूमुलेटेड आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। अब इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या होता है मालिक? सर देखिएगा ध्यान से, एक सेकंड। ओके सर, ओके सर, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या होता है? सर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में क्या होता है? अगर आपने जो इनपुट्स काम में लिए, आई रिपीट, केवल इनपुट्स की बात कर रहा हूं सर मैं यहाँ पे, अगर आपने जो इनपुट्स यूज में लिए टू सप्लाई द आउटपुट गुड्स और सर्विसेज, सर आउटपुट भले ही गुड्स हो या सर्विसेज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपने इनपुट्स जो यूज में लिए उस पर रेट ऑफ टैक्स इज हायर देन द रेट ऑफ टैक्स ऑन सर योर आउटपुट गुड्स और आउटपुट सर्विसेज, उसकी वजह से आपका आईटीसी का अमाउंट एक्यूमुलेट हो जाता है जो आप यूज नहीं कर पा रहे, यू कैन क्लेम द रिफंड विच इज कॉल्ड इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। अब साहब ध्यान आ रहा है क्या? सब ध्यान दीजिएगा, यहां पर बोल रखा है क्या? यहां पर अनयूटिलाइज्ड बैलेंस ऑफ आईटीसी का रिफंड नहीं मिलता अगर आपके एक्सपोर्ट्स आर सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी, इट मींस गवर्नमेंट डोंट वांट टू प्रमोट इट। सेकंड सर, अगर आपने ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम कर रखा है सीजीएसटी का या फिर आईजीएसटी का, तो ऐसे केस में आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में, क्लियर। या फिर आपको सर अनयूटिलाइज्ड बैलेंस ऑफ आईटीसी का कोई रिफंड नहीं मिलेगा जीरो रेटेड सप्लाई और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में। सेकंड बोलता है क्या? अगर सर आपने कोई डिम्ड एक्सपोर्ट किया है, क्या क्या मालिक? डिम्ड एक्सपोर्ट अगर आपने किया है, तो सर ध्यान देना, डिम्ड एक्सपोर्ट की 4 कैटेगरी हम आगे पढ़ेंगे। वो 4 कैटेगरी के अंदर सप्लायर ने टैक्स पे किया सप्लाई पर, रेसिपिएंट ने परचेज किया उन गुड्स को, अब सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों में से एक भी पर्सन, दोनों के पास चॉइस होती है, दोनों में से एक पर्सन क्या कर सकता है? उस टैक्स का रिफंड क्लेम कर सकता है। देन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर जो आपका ई वॉलेट है, उसमें अगर आपने कोई एक्सेस टैक्स जमा करा दिया, उसका रिफंड क्लेम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तो अपना ही ई वॉलेट है। देन रिफंड वाउचर, अगर आपने कभी भी एडवांस आया था, रिसीट वाउचर इशू किया आपने, एंड सर गवर्नमेंट को टैक्स पे किया, पर उसके रेस्पेक्ट में अगर मान लो रिफंड देना पड़ रहा है आपको, रिफंड वाउचर इशू करेंगे, और जो आपने जितना रिफंड दिया उतना अमाउंट का प्रोपोर्शन आप रिफंड क्लेम कर सकते हो। अगर आपने सर सेक्शन नंबर 77 और सेक्शन नंबर 19 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट, सेक्शन नंबर 77 सीजीएसटी का, सेम सेक्शन 19 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट, ये बोलता है कि अगर आपने
सर किसी सप्लाई को इंट्रासेट मानते हुए सी और एस पे कर दिया, जबकि बाद में पता पड़ा कि वो इंटरसेट सप्लाई है, सर आईजीएसटी पे करना था तो आपको करेक्ट हेड में टैक्स पे करना पड़ेगा, पर करेक्ट हेड में टैक्स पे करने के बाद जो रॉन्ग हेड में आपने टैक्स पे किया उसका आप रिफंड क्लेम कर सकते हो 2 साल के अंदर बेटा। क्लियर, डन। सर फॉरेन टूरिस्ट के बारे में हम बात कर चुके हैं। फॉरेन टूरिस्ट जो आउट ऑफ इंडिया जा रहा है, वो जो गुड्स आउट ऑफ इंडिया लेके जाएगा उस पर जो उसने आईजीएसटी पे किया परचेज पर, उसका रिफंड क्लेम कर सकता है। देन अगर कोई जजमेंट आया, डिक्री आया, ऑर्डर आया, डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट आया, सर जिसके अंदर आप केस जीत गए और आपने टैक्स एक्सेस पे किया हुआ, तो आपका रिफंड मिल जाएगा सर। देन अगर मान लो किसी गुड्स या सर्विस का आपका क्या हुआ है, प्रोविजनल असेसमेंट हुआ है और आपने एक्सेस टैक्स पे किया था, फाइनल असेसमेंट कम हुआ है, तो ऐसे केस में जो डिफरेंस अमाउंट ऑफ टैक्स था उसका रिफंड मिल जाएगा। यूएन बॉडीज और एम्बेसीज एटसेट्रा, इन्होंने जो भी इनवर्ड सप्लाई पे टैक्स पे किया, सर वो परचेज पे टैक्स तो पे करना पड़ता है, पर दे कैन क्लेम द रिफंड। क्लियर, डन। सर इन सबके डिटेल प्रोविजन आगे डिस्कस की इस चैप्टर के अंदर। ओके, व्हाट इज द टाइम लिमिट विद इन विच रिफंड कैन बी क्लेम्ड? सरकार सबसे पहली बात 2 साल, रिलेवेंट डेट से 2 साल के अंदर दे कैन क्लेम द रिफंड, 2 साल के अंदर। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से अगर आप रिफंड ले रहे हो अनयूटिलाइज्ड बैलेंस ऑफ आईटीसी का, तो सर जिस पर्टिकुलर टैक्स पीरियड में आपने क्रेडिट लिया है उस टैक्स पीरियड के खत्म होने के बाद कभी भी आप रिफंड क्लेम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लस एक सर्कुलर आया था, सर ऐसा जरूरी नहीं है कि हर इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन का आपको रिफंड क्लेम अलग से क्लेम करना है। सर आप पर्टिकुलर पीरियड का, एक पर्टिकुलर पीरियड का आप रिफंड एक साथ क्लेम कर सकते हो, बंचिंग ऑफ द रिफंड क्लेम एक साथ कर सकते हो, एंड दैट बंच कैन गो अक्रॉस द फाइनेंशियल ईयर ऑल्सो। जैसे फॉर एग्जांपल जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, या भले 2 साल कंटिन्यू चल रहे हैं, आप इनका एक साथ रिफंड क्लेम कर सकते हो विद इन द टाइम लिमिट, कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं कि 1 साल के लिए आपको अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा, नेक्स्ट ईयर वाले पीरियड के लिए आपको अलग अप्लाई करना पड़ेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ये सर्कुलर देखिए गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई कर दिया। ओके सर, अब डॉक्यूमेंट्स फॉर फाइलिंग द रिफंड क्लेम, सर ध्यान देना कोई भी रिफंड है सर इनडायरेक्ट टैक्स है। देखो अल्टीमेटली क्या होता है, आपको प्रूव करना पड़ता है कि आपके केस में रिफंड बनता है, और सेकंड केस में आपको ये प्रूव करना पड़ता है कि यू आर एन एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, क्योंकि यहां पर प्रिजम्पशन लिया हुआ है कि रिफंड, सर प्रिजम्पशन लिया हुआ है इनडायरेक्ट टैक्स के केस में कि बर्डन ऑफ टैक्स इज ऑलवेज पास्ड ऑन टू द कस्टमर, इसलिए आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देने पड़ेंगे जिसमें आपको प्रूव करना पड़ेगा कि सर बर्डन ऑफ टैक्स आपने ही बोन किया, यू आर एन एक्सेप्शन। इसलिए 2 तरह के डॉक्यूमेंट हमेशा होते हैं, फर्स्ट कि सर आपके केस में रिफंड बनता है, और सेकंड केस में आपने उसको सेकंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कि आपने उसका बर्डन शिफ्ट नहीं किया, यू आर एन एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, तो ऐसे केस में आपको रिफंड मिलेगा। पर ध्यान देना अगर अमाउंट ऑफ रिफंड इज एक्सीडिंग ₹2 लाख, तो ऐसे केस में अब सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिसिंग सीए और कॉस्ट अकाउंटेंट आपको देना पड़ेगा कि साहब इसने बर्डन शिफ्ट नहीं किया, हमने चेक किया नहीं, तो फिर सेल्फ डिक्लेरेशन ही देना पड़ेगा, 2 लाख या उससे कम अमाउंट है तो बेटा। ओके, अब आपने जो रिफंड क्लेम किया उसमें अगर कोई डेफिशिएंसी है, तो ऐसे केस में डिपार्टमेंट क्या करेगा, वो एप्लीकेशन आपको रिटर्न करेगा और बोलेगा भाई ये डेफिशिएंसी फुलफिल करके रीसबमिट करिए एप्लीकेशन। अब ध्यान देना बेटा, सिंस रिफंड क्लेम करने का टाइम है 2 साल का बेटा, रिफंड क्लेम का टाइम कितना है, 2 साल का है। पर सर अब आपको मान लो आपने अप्लाई किया, मान लो सर जब लास्ट मंथ था, रिफंड क्लेम करने का टाइम निकल रहा है, लास्ट मंथ आपने अप्लाई किया, अब सर उसके 4 दिन बाद डिपार्टमेंट ने भेज दिया आपको क्या ये डेफिशिएंसी, अब आपको सर वापस से सबमिट करना है एप्लीकेशन, तो सर क्या टाइम लिमिट, सर उस टाइम लिमिट के अंदर क्या करना पड़ेगा, सर जिस दिन आपने रिफंड के लिए अप्लाई किया होता, जिस दिन डिपार्टमेंट ने वापस से आपको डेफिशिएंसी बताते हुए डेफिशिएंट क्लेम वापस आपको रिटर्न किया, वो टाइम लिमिट विल बी एक्सक्लूडेड व्हाइल कंप्यूटिंग द टाइम लिमिट ऑफ दिस 2 इयर्स। क्लियर, अदरवाइज पता पड़ा सर उन्होंने जब रिटर्न किया आपको डेफिशिएंट एप्लीकेशन, तभी आपका टाइम एक्सपायर ऑलरेडी हो चुका था, अब रिफंड के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, फ्रेश एप्लीकेशन कैसे देंगे बेटा आप। क्लियर, डन। देन विड्रॉल ऑफ रिफंड एप्लीकेशन, अगर कभी भी आपको लगता है कि रिफंड के लिए आपने अप्लाई किया, भले कैश लेजर से अप्लाई किया या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से अप्लाई किया, फिर आपको लगता है कि नहीं 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 साहब मेरे को रिफंड के लिए अप्लाई नहीं करना है, तो ऐसे केस में आप अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ कर सकते हो। विड्रॉ कर दिया है तो सर जितना भी अमाउंट आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर या क्रेडिट लेजर से डेबिट किया था वो वापस से रिक्रेडिट कर दिया जाएगा, क्योंकि सर रिफंड के लिए जब आप अप्लाई करते हो तो उतना अमाउंट आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर या क्रेडिट लेजर से कम कर दिया जाता है अगर आप उनके बैलेंस में से रिफंड क्लेम कर रहे हो तो। क्लियर माहौल। और हाँ आप ध्यान रखिएगा, ये आपको सर एप्लीकेशन फॉर रिफंड जो विड्रॉ करनी है, ये रिफंड ऑर्डर पास होने से पहले रिफंड ऑर्डर या सर प्रोविजनल रिफंड सैंक्शन ऑर्डर या फिर फाइनल सैंक्शन ऑर्डर या फिर पेमेंट ऑर्डर या रिफंड विथहोल्ड नोटिस ऑर्डर या नोटिस आने से पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन फॉर रिफंड। ओके सरकार, अब आ रहा है क्या ऑर्डर ऑफ रिफंड। सरकार आपने रिफंड के लिए अप्लाई किया, देयर इज अ पर्टिकुलर टाइम लिमिट जो हमने बताया, 2 साल के अंदर आपको रिफंड के लिए अप्लाई करना, 2 साल के अंदर आपने अप्लाई कर दिया, एवरीथिंग फाउंड ओके। अब आपको ऑर्डर मिलेगा, सर डिपार्टमेंट को बोल दिया क्या रिफंड मिल जाना चाहिए एसएससी को विद इन 60 डेज 60, और 60 डेज में अगर आपको रिफंड नहीं मिला, जिस दिन आपने एप्लीकेशन सबमिट करी वैलिड एप्लीकेशन, उसके 60 दिन में रिफंड नहीं मिला तो 61st डे से आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर annum। पर हाँ सर यहाँ डिपार्टमेंट बोला कि 60 दिन में एसएससी के अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाना चाहिए, इसलिए इंस्ट्रक्शन देके बोला क्या आप कोशिश करना 45 डेज के अंदर सारा ऑर्डर वगैरह पास हो जाए, सो दैट अब अमाउंट क्रेडिट होने में टाइम नहीं लगे एसएससी के अकाउंट में, और एसएससी के अकाउंट में 60 डेज के अंदर अमाउंट क्रेडिट हो जाना चाहिए बेटा, नहीं तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा डिपार्टमेंट को। क्लियर, डन। सरकार अब
सर यहाँ पे गवर्नमेंट को पावर दिया सेक्शन नंबर 54 सबसेक्शन 8 में कि सर सेंट्रल गवर्नमेंट सीजीएसटी एज वेल एज एसजीएसटी दोनों का रिफंड आपको दे सकती है। सेम वे स्टेट गवर्नमेंट को, अगर आपकी फाइल एसजीएसटी अकाउंट में है, एसजीएसटी डिपार्टमेंट में, तो एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों का रिफंड सर एसजीएसटी डिपार्टमेंट देगा, आपको अलग अलग अप्लाई करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर, यहाँ पर क्लियरिफिकेशन देखिए गवर्नमेंट ने क्लियरिफाई भी किया हुआ है कि सर सीजीएसटी का रिफंड हो या एसजीएसटी का रिफंड हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर आपको एक जगह जो आपका जुरिस्डिक्शन है वहीं पर आपको रिफंड के लिए अप्लाई करना है एंड वही डिपार्टमेंट, रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट आपका रिफंड सैंक्शन करेगा और वही रिफंड आपको देगा। सर कोई टेंशन नहीं है, दोनों ही सीजीएसटी एज वेल एज एसजीएसटी दोनों ही केस में बेटा। क्लियर, डन। फिर रूल नंबर 92 सब रूल नंबर 1 ए क्या कहता है, देखिए ध्यान। ये रूल कहता है भाई साहब, क्या रूल नंबर 92 सब रूल नंबर 1 ए कहता है कि सर अगर मान लो आपने अप्लाई किया रिफंड के लिए, एवरीथिंग फॉर ओके, तो ऐसे केस में ऑफिसर क्या करेंगे, ऑर्डर पास करेंगे फॉर गिविंग द रिफंड टू द एसएससी। ओके, पर अब ऐसे केस में जब रिफंड एसएससी देगा तब ऐसे केस में वो 2 पोर्शन में डिवाइड करेगा अमाउंट को। सर जो रिफंड अमाउंट बन रहा है वो 2 पोर्शन में डिवाइड होगा कि जब आपने ओरिजिनली टैक्स पे किया था तब वो टैक्स इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू किया या क्रेडिट लेजर के थ्रू किया, तो जितना आपने अमाउंट कैश लेजर और क्रेडिट लेजर जिस रेशियो में आपने पे किया था उसी रेशियो में आपको रिफंड मिलेगा एंड द अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू यू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एंड इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर रेस्पेक्टिवली, क्योंकि सर क्रेडिट लेजर से रिफंड नहीं मिलता, आपको पता है बेटा। क्लियर, तो सर इसलिए प्रोपोर्शनेटली दोनों अमाउंट डाल दिया जाएगा। पर हाँ, अगर कोई अमाउंट आपका आउटस्टैंडिंग डिमांड में आ रहा है तो सर वहां से पहले एडजस्ट करेंगे, फिर रिमेनिंग अमाउंट या फिर आपको रिफंड दिया जाएगा। एंड सर जो अमाउंट का जो ऑर्डर पास होगा वो प्रोपोर्शनेटली आपके अमाउंट में, सर जो ऑर्डर पास हुआ जितना अमाउंट सर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर डालना उसका ऑर्डर पास होगा कि दिस अमाउंट विल बी क्रेडिटेड बैक टू दी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और बाकी अमाउंट आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आ जाएगा। पर ये फॉलोइंग 2 केसेस में ये रूल एप्लीकेबल नहीं है सर, ये सब रूल एप्लीकेबल नहीं। कब, रिफंड ऑफ टैक्स पेड ऑन जीरो रेट सप्लाईज, क्योंकि वहां पे आईटीसी का रिफंड भी मिलता है, कोई दिक्कत नहीं सर। एंड रिफंड ऑफ टैक्स पेड ऑन डिम्ड एक्सपोर्ट्स, कोई टेंशन नहीं है, वहां पे आपको पूरा अमाउंट कैश लेजर में ही रिफंड मिलेगा सर। देन ग्रांट ऑफ प्रोविजनल रिफंड, अगर आप जीरो डेट सप्लाई कर रहे हो सर ऐसे केस में, सर जैसे आपने रिफंड के लिए अप्लाई किया उसका 90% रिफंड इमीडिएटली आपको दे दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि जीरो डेट सप्लाई प्रमोट हो। पर हाँ, अगर कोई क्रेडिट प्रोविजनल बेस पे आपने लिए तो उसका ऐसे केस में रिफंड नहीं मिलता, बाकी को छोड़ के, बाकी प्रोविजनल क्रेडिट को छोड़ के 90% आपको रिफंड इमीडिएटली दे दिया जाएगा, कोई टेंशन नहीं सर। देन सर प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट क्या बोलता है साहब, अगर कभी भी रिफंड का बात बनता है तो रिफंड के केस में सर अमाउंट विल बी गिवन टू दी पर्सन हु हैज बोर्न द बर्डन ऑफ एक्स्ट्रा टैक्स, क्योंकि सर दिस इज इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन शिफ्ट हो जाता है, ऐसे केस में रिफंड विल बी ग्रांटेड ओनली टू द पर्सन हु हैज बोर्न द बर्डन ऑफ एक्स्ट्रा टैक्स। एंड सर अगर आपने प्रूव कर दिया कि आपने बर्डन शिफ्ट नहीं किया, आपने ही बर्डन बोन किया टैक्स का, तो ऐसे केस में रिफंड आपको मिलेगा। यू आर कॉल्ड एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, और गवर्नमेंट ने बोला हुआ क्या, दीज आर द फॉलोइंग केसेस व्हिच आर एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। ध्यान रखिएगा एग्जाम्स के अंदर कई बार सर एक थ्योरी क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि सर इन केस में रिफंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या व्हाट आर द एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि व्हाट आर द केसेस जहां पे रिफंड मिलता है, तो वहां पे आपको ये लिखना है रिफंड ऑफ टैक्स पेड ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ सर, या फिर जो भी उसमें इनपुट या इनपुट सर्विस काम आए, अगर आपने बॉन्ड या एलयूटी साइन किया था और आपने इनपुट सर्विस पे टैक्स पे किया, एक्सपोर्ट पे टैक्स नहीं पे किया, तो उसका रिफंड मिल जाएगा आपको बेटा। सर अनयूटिलाइज्ड बैलेंस ऑफ आईटीसी इन केस ऑफ जीरो रेटेड सप्लाईज और एक्यूमुलेटेड आईटीसी ऑन केस ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, जिसकी हम बात कर चुके हैं। देन रिफंड वाउचर का केस है सर। देन सेक्शन नंबर 77 जहाँ पे आपने रॉन्ग हेड में टैक्स पे कर दिया, सीजीएसटी और एसजीएसटी, जब ये पे करना था आईजीएसटी या वाइस वर्सा सर, करेक्ट हेड में टैक्स पे करने के 2 साल के अंदर उसका रिफंड ले सकते हो आप। देन सर अगर आपने ये प्रूव कर दिया कि सर आपने टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं किया था, टैक्स इंटरेस्ट, तो आपको रिफंड मिल जाएगा। एंड सर गवर्नमेंट चाहे तो कुछ लोगों को नोटिफाई कर सकती है, इन लोगों को हमेशा रिफंड दो, इनको सर हमने ऑलरेडी वेरीफाई किया हुआ, ये बर्डन शिफ्ट नहीं करते। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है क्या, नो रिफंड इन केस ऑफ एडवांस टैक्स बाय कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और एनआरटीपी और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए बोल दिया क्या, सरकार इनको रिफंड तभी मिलेगा, इनसे क्या एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी एडवांस में पे करा दी सर, उसके बाद क्या होगा, ये अपना रिटर्न सबमिट करेंगे सर, जब इनका बिजनेस क्लोज होगा तो अपना रिटर्न सबमिट करेंगे, उसके बाद अगर इनको लगता है कि कोई एक्सेस अमाउंट है जो पे किया हुआ तो दैट विल बी रिफंडेड, उससे पहले रिफंड नहीं देंगे बेटा इनको। ये विद होल्डिंग ऑफ द रिफंड क्लेम, सर कमिश्नर के पास पावर है कि मान लो सर आपका रिफंड बन रहा 2 लाख रुपए सर, पर आपका कोई केस चल रहा है सेक्शन में 73, 74 या किसी और सेक्शन में जहां पे आपसे अमाउंट रिकवरेबल आ रहा है या आने वाला है, तो ऐसे केस में दैट अमाउंट विल बी एडजस्टेड, उसके बाद रिफंड मिलेगा। इसलिए सिंस वो केस चल रहा है, पेंडिंग है, तो गवर्नमेंट के पास पावर है, कमिश्नर के पास पावर है कि वो चाहे तो एक ऑर्डर पास कर दे फॉर विथहोल्डिंग द रिफंड, सो दैट गवर्नमेंट का रेवेन्यू सेफ रहे। पर हाँ, अगर प्रॉपर ऑफिसर या कमिश्नर के पास पावर है कि वो सेटिस्फाइड है कि ठीक है रिफंड दे देना चाहिए, तो वो चाहे तो विथहोल्डिंग का ऑर्डर विड्रॉ कर सकते हैं और आपको रिफंड सैंक्शन कर देंगे। ओके सर 1000 रुपये से कम रिफंड है, कोई रिफंड नहीं मिलेगा, ध्यान देना बेटा। ड्यूटी ड्रॉबैक कस्टम के केस में 100 रुपये लिखा है, यहाँ पे कितना लिखा है सर, ड्यूटी ड्रॉबैक के केस में 50 रुपए है, कस्टमर रिफंड में 100 रुपए है, और यहाँ पर 1000 रुपए सर।
1000 से कम है कोई रिफंड नहीं मिलेगा, 1000 है मिल जाएगा सब। देन रिफंड ऑफ आईटीसी, सर ये आगे प्रॉपर सेक्शन जिसमें डिटेल में बात करिए आईटीसी का रिफंड का मिलता है। सर हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं कि अगर आपने जीरो रेटेड सप्लाई किया विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। सेकंड, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर किया जहां पे रेट ऑफ इनपुट्स इज हायर देन द रेट ऑफ टैक्स ऑन योर आउटपुट गुड्स और आउटपुट सर्विसेज, तो ऐसे केस में आपको रिफंड मिलेगा। पर अगर आपका केस नील रेटेड है, आपका आउटपुट गुड्स आउटपुट सर्विस क्या एग्जम्प्टेड है या नील रेटेड है, तो ऐसे केस में सर वहां पे आईटीसी मिलता ही नहीं, रिफंड की बात तो आएगी नहीं सर। देन सर गवर्नमेंट चाहे तो कुछ एक्सेप्शनल केसेस को नोटिफाई कर सकती है और बोल सकती है क्या इन नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर केस भी है तो भी रिफंड नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट चाहे तो नोटिफाई कर सकती है। अब वो कौन कौन से गुड्स और सर्विसेज नोटिफाइड है वो आपको नहीं पढ़ना है बेटा। देन नील रेटेड या एग्जाम सप्लाईज रिफंड नहीं मिलता है, सर बात कर ली हमने। सर अगर आपने ड्रॉबैक ले लिया सीजीएसटी या आईजीएसटी का तो ऐसे केस में रिफंड नहीं मिलेगा आपको। सर अगर आपके एक्सपोर्ट्स आर लायबल टू एक्सपोर्ट ड्यूटी, इफ योर एक्सपोर्ट्स आर लायबल फॉर एक्सपोर्ट ड्यूटी इट मींस गवर्नमेंट डोंट वांट टू प्रमोट द एक्सपोर्ट, ऐसे केस में आपको कोई जीरो रेटेड सप्लाई का बेनिफिट नहीं मिलेगा, रिफंड नहीं मिलेगा बेटा आपको। ओके सर एक सर्कुलर आया, सर्कुलर ने बोला क्या सर ये जो बोला ना नो रिफंड ऑफ एक्सपोर्ट इफ एक्सपोर्ट आर लायबल फॉर एक्सपोर्ट ड्यूटी, तो सर सर्कुलर बोलता है क्या, मान लो कोई गुड्स कस्टम के शेड्यूल 2 में कवर है, मतलब सर उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है, पर सर अगर मान लो उस पर रेट ऑफ टैक्स देने का नील या अलग से नोटिफिकेशन देके उसको क्या कर दिया एग्जाम कर दिया, इट मींस अल्टीमेटली एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लग रही है, एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लग रही है, देन ऐसे केस में वो गुड्स अगर जीरो रेटेड सप्लाई के केस में इन्वर्टेड जीरो रेटेड सप्लाई के केस में अनयूटिलाइज्ड बैलेंस ऑफ आईटीसी का रिफंड लेना चाहता है तो क्या ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है साहब। देख अल्टीमेटली नील रेट या एग्जाम्प्ट है, इट मींस गवर्नमेंट ऐसे एक्सपोर्ट को डीमोटिवेट नहीं कर रही है, इट मींस वहां पे रिफंड दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, सर्कुलर ने क्लेरिफाई किया। नेक्स्ट आता है क्या सर क्लेरिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ रिफंड ऑफ आईटीसी, सर टू द एक्सटेंट क्रेडिट रिफ्लेक्टेड इन फॉर्म जीएसटी टू बी, सर जितना क्रेडिट आपके जीएसटी टू बी में आ रहा होगा उतना ही मैक्सिमम रिफंड मिलेगा ना बेटा। जो इनवर्ट सप्लाई आपके जीएसटी टू बी में आ ही नहीं रही है उसका तो आप आईटीसी के लिए एलिजिबल नहीं हो, जब आईटीसी के लिए एलिजिबल नहीं हो तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ क्लेमिंग द रिफंड एट ऑल। सेकंड थिंग बोली क्या, जो इनवॉइसेस जैसे आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का इनवॉइसेस, या सर इनवर्ट सप्लाई लायबल फॉर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जहां पे आप सर खुद टैक्स पे करते हो साहब, ऐसे केस में सर आप डायरेक्ट आईटीसी लो, भले वो इन्वॉइसेस आपके जीएसटी टू बी में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, आप डायरेक्ट क्रेडिट लीजिए और उसका रिफंड क्लेम कर सकते हो। दिस पॉइंट दिस सर्कुलर इज नॉट एप्लीकेबल ऑन दिस इनवॉइसेस, क्लियर। ओके जैसा आपने रूल नंबर 36 और रूल नंबर 4 में पढ़ा हुआ ऑलरेडी बेटा। सर देन रिफंड ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, सर बहुत अच्छा पॉइंट है सर, ध्यान दीजिएगा। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कब कहेंगे सर, अगर इनपुट्स, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इनपुट्स, इनपुट सर्विस नहीं, कैपिटल गुड्स नहीं सर, इनपुट्स पर रेट ऑफ टैक्स इज हायर देन द रेट ऑफ टैक्स ऑन योर आउटपुट गुड्स और आउटपुट सर्विस, आउटपुट गुड्स भी हो सकता है आउटपुट सर्विस भी हो सकता है, इनपुट्स पर रेट अगर हायर है तो ऐसे केस में योर केस इज फिट फॉर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में अगर सर सिंस इनपुट पर रेट हायर है और आउटपुट गुड्स आउटपुट सर्विस पर रेट ऑफ टैक्स कम है, उसकी वजह से अगर आपका एक्यूमुलेटेड आईटीसी बनता है तो जितना भी इनपुट पे आपने आईटीसी एक्सेस आपके पास पड़ा है उसका आप रिफंड क्लेम कर सकते हो। पर सर अगर मान लो आपका मोर देन वन सप्लाईज है, कुछ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाला सप्लाईज है, कुछ नॉर्मल सप्लाईज है, ऐसे केस में सर आपको पहले प्रपोर्शन करना पड़ेगा, अपोर्शन करना पड़ेगा क्रेडिट को नॉर्मल सप्लाईज में और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के लिए अपोर्शन करना पड़ेगा, और उसके लिए जो अपोर्शन आया है सर उसी के लिए आप रिफंड के लिए एलिजिबल होंगे। सर सबसे पहली बात उसके केस में क्या करेंगे सर, फॉर्मूला दे रखा है प्रपोर्शन का कि जिस रिलेवेंट पीरियड के लिए आप रिफंड के लिए अप्लाई करो उस रिलेवेंट पीरियड में आपने इनपुट्स पे कितना जीएसटी पे करके उसका कितना क्रेडिट लिया, इनपुट्स ओनली, नॉट इनपुट सर्विस, नॉट कैपिटल गुड्स। अच्छा यह क्लेरिफाई करके गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि सर मान लो आपके 10 इनपुट है, 10 इनपुट में से केवल एक इनपुट ऐसा है जिस पर रेट ऑफ टैक्स हायर है देन रेट ऑफ टैक्स ऑन योर आउटपुट गुड्स और आउटपुट सर्विस, तो भी क्या आपका केस एलिजिबल है? यस एलिजिबल है। सेकंड थिंग नेट टैक्स, यहाँ पे जो लेता ना नेट आईटीसी अवेल्ड ऑन इनपुट्स, तो क्या सारे इनपुट्स लेने या केवल वो एक ही इनपुट लेना जिस पर रेट ऑफ टैक्स हायर है? सारे इनपुट लेना भाई साहब, भले एक ही इनपुट पर रेट ऑफ टैक्स हायर है फिर भी सारे इनपुट्स हम एक साथ लेंगे, सबका आईटीसी एक साथ लिया, फिर सर मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोपोर्शन करेंगे कि टर्नओवर ऑफ turnover of supplies of inverted duty structure divided by total adjusted turnover multiplied by net ITC। तो सर नेट आईटीसी था मान लो 2 लाख रुपया, उसको प्रोपोर्शन कर दिया, जो अमाउंट आया ये अमाउंट आ गया अपोर्शन हो गया किसके लिए? इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाले सप्लाईज के लिए। अब इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाले सप्लाईज पर रेट ऑफ टैक्स मान लो 5%, अब सर 5% जो रेट ऑफ टैक्स था वो पहले सर आपकी लायबिलिटी निकाली है, आपका इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का लायबिलिटी था मान लो और टर्नओवर था मान लो सर 10 लाख रुपये, 10 लाख का 5% मान लो रेट ऑफ टैक्स है आपके आउटपुट सप्लाई है गुड्स और सर्विसेज पर, उसका था लायबिलिटी 50,000 रुपये, मान लो अमाउंट अपोर्शन हुआ था कितना 1,50,000 रुपये। अब 1,50,000 तो आईटीसी एलोकेट हुआ किसके लिए? इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, माइनस करेंगे 50,000 आगे गया 1 लाख के लिए आप एलिजिबल हो रिफंड के लिए बेटा एज पर दिस रूल। क्लियर, ये था रूल नंबर 89 रूल नंबर 5। ओके सर एक सर्कुलर और आया, सर्कुलर बोलता है क्या सर, मान लो किसी इनपुट पर सर आपने परचेज किया, आप ट्रेडिंग करते हो, मान लो ये पेन परचेज किया, ये पेन जब परचेज किया इस पर रेट ऑफ टैक्स था 18%, अब ये जब पेन आप बेचने जा रहे हो तब रेट ऑफ टैक्स कम हो गया और हो गया कितना 12%, तो सर परचेज पे रेट 18%, सेल पे रेट 12%, तो क्या मेरा केस
इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के लिए एलिजिबल है? आंसर है नो सर। सर ध्यान देना, सर्कुलर ने बोला है क्या ऐसे केस में आप एलिजिबल नहीं हो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में। ओके, आपके इनपुट्स पे रेट हायर है, आउटपुट गुड्स पे रेट, आउटपुट सर्विस पे रेट ऑफ टैक्स कम है, तो आप एलिजिबल हो। वही गुड्स जिसका आप ट्रेडिंग कर रहे हो उसके परचेज पे रेट हायर था और सेल करने पर रेट कम हो गया, तो दैट इज नॉट अ केस ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर बेटा। ओके सर, हु इज एंटाइटल्ड फॉर रिफंड अंडर सेक्शन 55? सर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्पेशल एजेंसीज, मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशंस, सर काउंसलेट और फॉरेन एम्बेसीज, रिटेल आउटलेट एस्टेब्लिश्ड इन डिपार्चर एरिया ऑफ द इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हम बात करेंगे आगे सर देन अदर क्लास ऑफ पर्सन एज मे बी नोटिफाइड। सर ये क्या है? सर यूएनओ वगैरह ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है इन्होंने क्या किया, जो भी इनवर्ट सप्लाई लिया सर, जो भी इनवर्ट सप्लाई लिया सर, उस पर जो जीएसटी पे किया वो जीएसटी इनवर्ट सप्लाई पे जो उन्होंने टैक्स पे किया है उसका इनको 100% क्या मिलने वाला है? रिफंड मिलेगा। क्लियर सर, इनवर्ट सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, इन्होंने जो रिसीव किया है उस पर जो टैक्स पे किया उसका रिफंड इनको मिलेगा। अब सर बोल दिया क्या सर, इन्होंने अगर कोई गुड्स इंपोर्ट किया है और गुड्स इंपोर्ट करने पे इन्होंने अगर आईजीएसटी पे किया तो उस आईजीएसटी का भी रिफंड के लिए एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं सर। क्लियर, क्योंकि वो भी इनके लिए एक तरह से क्या है, इनवर्ट सप्लाई। अच्छा, इनको रिफंड के लिए अप्लाई करना है वो क्वार्टरली अप्लाई करना है, और उस क्वार्टर का जो लास्ट डे होगा, उस क्वार्टर का जो लास्ट डे है वो खत्म होने के 18 महीने के अंदर, 18 मंथ के अंदर ये रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं बेटो। क्लियर, डन, ये हो गया सेक्शन में 55। देन आ रहा है क्या, कंज्यूमर वेलफेयर फंड। सर आपको पता है डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट बोलता है कि रिफंड विल बी अलाउड टू द पर्सन हु हैज क्लेम द बर्डन ऑफ एक्स्ट्रा टैक्स। सर पर आपको पता है प्रैक्टिकली बात करें इंडायरेक्ट टैक्स के केस में, अगर आप अपने आप को प्रूव नहीं कर पाए कि यू आर एन एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, गवर्नमेंट ने प्रिजम्पशन ले रखा है कि आपने बर्डन शिफ्ट कर रखा है कस्टमर को, अल्टीमेटली कंज्यूमर बर्डन बोन करता है, इसलिए रिफंड भी उस एंड कंज्यूमर को मिलना चाहिए, और एंड कंज्यूमर का भी रिफंड लेने आता नहीं है, इसलिए दिस अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू द कंज्यूमर वेलफेयर फंड। अब सर जो भी अमाउंट का रिफंड एलिजिबल हो सर, अगर आप प्रूव नहीं कर पाए कि यू आर एन एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू द कंज्यूमर वेलफेयर फंड। अब इस फंड में कौन कौन से अमाउंट क्रेडिट होते हैं? सबसे पहली बात ये रिफंड के जो अमाउंट होते हैं वो। सेकंड आता है क्या, अगर इस अमाउंट को गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया, उस इन्वेस्टमेंट से कोई इनकम आती है तो वो, या सच अदर मनीज व्हिच मे बी रिसीव्ड बाय इट एज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, ये सब अमाउंट इसमें क्रेडिट होंगे। सर दिस अमाउंट विल बी यूटिलाइज्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंज्यूमर। देश के कंज्यूमर कौन है? देश के नेता लोग जो देश को खा गए बच्चों, हाँ है ना? अरे नहीं भाई, देश के नेता लोग देश के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, ये आपको सबको पता है बेटा। क्लियर, दिल थाम के बैठेगा। सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, सर ये बोल दिया क्या कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन जो कंज्यूमर वेलफेयर फंड का अमाउंट है सर, इसको प्रॉपर्ली बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेगा इन कंसल्टेशन विद सीएनडीजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के कंसल्टेशन के साथ में ये मेंटेन करेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बेटा। क्लियर, देना था कि इंटरेस्ट ऑन डिलेड रिफंड, अगर रिफंड के लिए आप एलिजिबल हो और आपको रिफंड नहीं दिया गया विदिन 60, आपने जो वैलिड एप्लीकेशन दी सर, उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर इश्यू हो गया आपको, उसके 60 दिन के अंदर अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आया तो 61st डे से क्या मिलेगा? इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर annum, सिंपल इंटरेस्ट नंबर ऑफ डे से 61st डे से। क्लियर, किस अमाउंट पे? जो अमाउंट रिफंडेबल उस अमाउंट बेटा। क्लियर, पर अगर किसी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया, मान लो कोई केस था, शोकॉज नोटिस वगैरह आपको इश्यू हुआ है, आप जीत गए केस, या कोई अपील वगैरह केस चल रहा था बेटा, सर कोर्ट ने या ट्रिब्यूनल ने या अपील अथॉरिटी ने कोई ऑर्डर दिया आपके फेवर में और आपको रिफंड के लिए अलाउ किया, और सर वो रिफंड का जब ऑर्डर आ गया आपके फेवर में, उसके बाद आपने रिफंड के लिए अप्लाई किया, उसके भी 60 दिन में अगर आपको रिफंड नहीं दिया तो सर वहां से 61st डे से आपको इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी 9% पर annum। क्यों सर? डिपार्टमेंट को बोल दिया भाई साहब हमारे अथॉरिटी खुद ऑर्डर दे रहे, और ऑर्डर देके बोला इसका रिफंड दो, और उसके भी सर उसने अप्लाई किया, उसके 60 डेज में आपने रिफंड नहीं दिया, तो नाउ 61st डे से क्या लगेगा? इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9% पर annum, सिंपल इंटरेस्ट नंबर ऑफ डेज के हिसाब से। क्लियर, डन। फिर आता है क्या, फॉरेन टूरिस्ट, ऑलरेडी हम सेक्शन पढ़ चुके हैं आईजीएसटी एक्ट में, जो भी फॉरेन टूरिस्ट इनवर्ट सप्लाई ले रहे हैं, गुड्स का परचेज कर रहे हैं डोमेस्टिक मार्केट से, उसको इंटरेस्टेड सप्लाई बोलते हैं, उस पर आईजीएसटी लगेगा, और जब भी वो आउट ऑफ इंडिया जाएंगे उन गुड्स को लेके उन गुड्स को बताएंगे उस इंटरनेशनल पोर्ट पर या एयरपोर्ट पर, और सर उन पे परचेज में जो आईजीएसटी पे किया उसके बिल प्रोड्यूस करेंगे, उसका रिफंड उनको मिल जाएगा वहां पर सर। देन सर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बियॉन्ड द इमिग्रेशन काउंटर जो ड्यूटी फ्री शॉप्स होती है सरकार, वहां से जो इंटरनेशनल टूरिस्ट आउट ऑफ इंडिया जा रहा है, वो अगर फॉरेन करेंसी में कोई गुड्स वहां से परचेज करता है, तो ऐसे केस में जब वो सर रिटेल आउटलेट उनको गुड्स बेचेगा, उस पर जीएसटी नहीं पे करना, जीएसटी एग्जिम किया गवर्नमेंट ने, पर सर उस रिटेल काउंटर ने उस रिटेल एस्टेब्लिशमेंट रिटेल आउटलेट ने जब उन गुड्स को परचेज किया होगा, ट्रेडिंग करा ना बेटा, परचेज करके बेच रहा है, बेचने पे जीएसटी एग्जेम्प्ट कर दिया, पर परचेज पे जो टैक्स पे किया उसका क्या होगा? तो बोल दिया क्या, उस परचेज पे जो टैक्स पे किया उसका भी इसको रिफंड मिल जाएगा उस रिटेल आउटलेट को बेटा। पर हाँ कंडीशन वहां पे, कंडीशन क्या है? सबसे पहली बात सर ये कंडीशंस सर ध्यान देना बेटा, जो गुड्स परचेज किया वही उसने सेल किया है, सेल किया अगेंस्ट फॉरेन करेंसी, इंटरनेशनल टूरिस्ट जो आउट ऑफ इंडिया जा रहा है उसको सेल किया है सर। अब ध्यान देना बेटा, वो परचेज पे जो टैक्स पे किया है उसका रिफंड क्लेम करना है, ये सर कंडीशन है। फर्स्ट क्या, इनवर्ट सप्लाईज ऑफ गुड्स वर रिसीव्ड बाय द सेड रिटेल आउटलेट फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन अगेंस्ट अ टैक्स इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, रजिस्टर्ड पर्सन से होना चाहिए। द सेड गुड्स वर सप्लाइड बाय द सेड रिटेल आउटलेट टू आउटगोइंग इंटरनेशनल टूरिस्ट अगेंस्ट फॉरेन एक्सचेंज,
विदाउट चार्जिंग एनी टैक्स, सिंस उस पर जीएसटी एग्जम्प्ट है तो वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता सर। और सर अगेंस्ट फॉरेन करेंसी रिसीव होना चाहिए सर। जो रिटेल आउटलेट है सर, उसने जब गुड्स परचेज किया होगा उसके परचेज इनवॉइस पे उसका नाम और जीएसटी नंबर लिखा होना चाहिए बेटा। देन सच अदर कंडीशन जो भी गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी वो सब इसको फॉलो करनी पड़ेगी सर। ये कंडीशन अगर फुलफिल करता है तो वो रिफंड के लिए अप्लाई कर सकता है मंथली या क्वार्टरली बेस पे, एज द केस में भी। एंड सर वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अटैच करेगा कि जो गुड्स उसने परचेज किया था वो उसने फॉरेन टूरिस्ट को सप्लाई किया है अगेंस्ट फॉरेन करेंसी, ये एविडेंस उसने लगाया है, उसको रिफंड अलाउ हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बच्चों। हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली जरूरत है, पॉइंट टू बी नोटेड, यहां मैंने लिखा हुआ है सर क्या कि सर जो गुड्स परचेज किया उसको ही उसने एज इट इज बेचा है, तो बेचने पे जीएसटी एग्जिम किया गवर्नमेंट ने, इसलिए उस गुड्स के परचेज पे जो टैक्स पे किया उसका रिफंड अलाउ किया। और सिंस उसके आउटपुट गुड्स एग्जिम, एक तरह से जो सेल करा वो एग्जिम है, इसलिए परचेज पे जो टैक्स पे किया उसका आईटीसी नहीं मिल रहा उसको, केवल डायरेक्ट उसका रिफंड मिल रहा है। प्लस यह क्लेरिफाई किया सिंस उसका आउटवर्ड सप्लाई एग्जिम्प्ट है, तो जो भी अदर इनपुट सर्विसेज उसने लिए, कैपिटल गुड्स लिए है या अदर रॉ मटेरियल, अदर कुछ इनपुट उसने लिए जो उसने एज इट इज वो आगे नहीं बेच रहा है, क्लियर, जो उसके बिजनेस के लिए काम है उनका किसी का भी उसका रिफंड क्लेम नहीं होगा, उसका आईटीसी भी नहीं मिलेगा क्योंकि उसका आउटवर्ड सप्लाई क्या है, एग्जिम्प्ट बेटा। क्लियर, डन। डिम्ड एक्सपोर्ट सर, सेक्शन 147 ने 4 कैटेगरी ऑफ सप्लाईज को बोला कि दिस कैटेगरी ऑफ ट्रांजैक्शन विल बी कॉल्ड डिम्ड एक्सपोर्ट। फर्स्ट क्या है, अगर आपने कोई गुड्स सप्लाई के ऐसे किसी पर्सन को जिसने क्या ले रखा है, एडवांस ऑथराइजेशन। सेकंड, आपने गुड सप्लाई के ऐसे किसी पर्सन को जिसने ईपीसी स्कीम ले रखी है। थर्ड, आपने गुड सप्लाई किया किसको, ईओयू को, या इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क यूनिट को, या फिर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क यूनिट को, या फिर बायोटेक्नोलॉजी पार्क यूनिट को, या फिर आपने गोल्ड सप्लाई किया किसको सर, सप्लाई ऑफ गोल्ड बाय अ बैंक और अ पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, स्पेसिफाइड इन नोटिफिकेशन नंबर 50 ऑफ 2017 ऑफ द कस्टम्स सर, अगेंस्ट एडवांस ऑथराइजेशन। सर बैंक ने या पीएसयू ने एडवांस ऑथराइजेशन के अगेंस्ट गोल्ड सप्लाई किया, ये चारों ट्रांजेक्शन क्या है, डिम्ड एक्सपोर्ट है, या सर्कुलर देखिए बोला हुआ है क्या, डिम्ड एक्सपोर्ट के चारों ट्रांजेक्शन के केस में जीएसटी लगता है। सप्लायर जीएसटी सरकार को पे भी करेगा, पर सर वहां ऑप्शन है, या तो सप्लायर उस जीएसटी का रिफंड ले ले या फिर रेसिपिएंट रिफंड ले ले। ये सर्कुलर बोलता है क्या सर, जो भी पर्सन रिफंड क्लेम कर रहा है वो दूसरी पार्टी का वो लेके आएगा डिक्लेरेशन की सर न तो उसने रिफंड क्लेम किया ना रिफंड क्लेम करेगा। पता पड़ा, सप्लायर ने भी रिफंड ले लिया, रेसिपिएंट ने भी रिफंड ले लिया। अगर सप्लायर रिफंड के लिए अप्लाई कर रहा है तो सर रेसिपिएंट से लेके आएगा सर क्या, डिक्लेरेशन कि परचेज पे टैक्स उसने पे नहीं किया है, सप्लायर ने पे किया सब, रेसिपिएंट से उसने चार्ज नहीं किया टैक्स, एंड सर उसका वो आईटीसी क्लेम नहीं करेगा ना वो रिफंड क्लेम करेगा। और अगर रेसिपिएंट रिफंड क्लेम कर रहा है तो रेसिपिएंट डिक्लेरेशन लाएगा सप्लायर से कि उसने उस टैक्स का रिफंड के लिए अप्लाई नहीं किया ना तो वो करेगा। क्लियर, डन। सरकार जीरो रेटेड सप्लाई को यहां डिफाइन किया सर, सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 3 में ऑफ द आईजीएसटी में बोला है कि जीरो रेटेड सप्लाई में दो ट्रांजैक्शन आता है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू यूनिट ऑफ एसईजेड और डेवलपर ऑफ एसईजेड, या फिर आपने एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस किया तो ऐसे केस में जीरो रेटेड सप्लाई है। वहां पे दो चॉइस दे रखी है, या तो वो आईजीएसटी पे करे, ध्यान देना बेटा सर, जीरो रेटेड सप्लाई अगर आप एग्जम्प्टेड सप्लाई का भी कर रहे हो, एग्जम्प्ट गुड्स या सर्विस भी आप जीरो रेटेड सप्लाई कर रहे हो, फिर भी उसमें काम वाले इनपुट सर्विस का आईटीसी मिलता है, कोई दिक्कत नहीं सर। ओके सर, दो चॉइस है, या तो उस जीरो रेटेड सप्लाई पे आप आईजीएसटी पे करो और जो आईजीएसटी पे क्या उसका रिफंड क्लेम कर लो, या फिर आपने अगर बॉन्ड या एलयूडी साइन कर दिया है तो सर यू कैन सप्लाई द गुड्स विदाउट पेमेंट ऑफ एनी टैक्स, पर उसमें परचेज पे जो भी आपने जीएसटी पे किया उन सबका आपको आईटीसी मिलेगा, पर इनपुट और इनपुट सर्विस का आप रिफंड क्लेम कर सकते हो अगर वो आप आईटीसी यूज नहीं कर पा रहे तो। ध्यान दीजिएगा बेटा, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में केवल इनपुट था, यहां पर इनपुट और इनपुट सर्विस दोनों है, कैपिटल गुड्स दोनों केस में नहीं है, यहां पे इनपुट भी और इनपुट सर्विस भी है। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में केवल इनपुट था बेटा। क्लियर, डन। सरकार अब रिफंड जो मिलता है वो किस तरह से मिलता है, रूल नंबर 89 सब रूल नंबर 4 ये बोलता है सर, रिफंड का फॉर्मूला दे रखा है हमने साहब। रिफंड कितना मिलेगा सर, सिंपल सा बात है सर, अगर मैं कुछ गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा हूं, कुछ लोकल मार्केट में बेच रहा हूं, तो सर जो कुछ गुड्स मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं उसी के रेस्पेक्ट में इनपुट सर्विस का रिफंड मिलेगा ना सर, सबका तो रिफंड मिलेगा नहीं। तो वहां गवर्नमेंट ने बोल दिया क्या, टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज डिवाइड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय नेट आईटीसी। नेट आईटीसी किसका, इनपुट और इनपुट सर्विसेज का। नेट आईटीसी अवेल ड्यूरिंग द रिलेवेंट पीरियड, जिस पीरियड के लिए आप रिफंड के लिए अप्लाई कर रहे हो उस पीरियड में जितना इनपुट सर्विस का आपने रिफंड सॉरी आईटीसी अवेल किया है, क्लियर, उसका ही आपको रिफंड के लिए एलिजिबल हो सर। तो नेट आईटीसी तो मतलब इनपुट सर्विस का ही बेटा, हाँ है ना भाई। सर टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स, गुड्स का टर्नओवर क्या होगा भाइयों, बोल दिया क्या, जो भी गुड्स और सर्विस सॉरी गुड्स की बात करें, जो भी गुड्स आपने रिलेवेंट पीरियड में एक्सपोर्ट किया है या एसईजेड की यूनिट या डेवलपर को आपने सप्लाई किया है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर द कवर ऑफ बॉन्ड या एलयूडी, वो हम लेंगे। पर वहां पे एक बात कही हुई सर, तो वो जो एक्चुअल टर्नओवर था वो, या फिर सेम गुड्स अगर आप लोकल मार्केट में बेचते तो सर वो कितने में बेचते, उसका 1.5 टाइम्स, उसका 1.5 टाइम्स विच एवर इज लोअर। सर जैसे 1 लाख में अगर वो गुड्स लोकल मार्केट में बिकती और वही गुड्स आपने एक्सपोर्ट किया 1.8 लाख में, तो सर मैक्सिमम 1.5 लाख ही लेंगे हम टर्नओवर ऑफ द गुड्स। क्लियर, तो सर वो लेस रिड्यूस बाय, ध्यान देना बेटा,
सर अगर किसी गुड्स पर आप ऑलरेडी सब रूल नंबर 4A या 4B में रिफंड क्लेम कर चुके हो तो उतना टर्नओवर लेस कर देना, वो जीरो रेट सप्लाई ऑफ गुड्स आ गया। तो कुल मिला के जीरो रेट सप्लाई ऑफ गुड्स क्या है बेटा, जो आपने अंडर द कवर ऑफ बॉन्ड या एलयूडी आपने एक्सपोर्ट किया है गुड्स, या उसका जो वैल्यू है वो, और 1.5 टाइम्स द सेम गुड्स सप्लाइड इन लोकल मार्केट सर विच एवर इज लोअर अदर देन द गुड्स विच आर इन रेस्पेक्ट ऑफ विच ऑलरेडी रिफंड हैज बीन क्लेम्ड अंडर सब रूल नंबर 4A और 4B। क्लियर, डन। जीरो रेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ध्यान बेटा सर्विसेज के केस में फॉर्मुला दे रखा सिंपल सा। कंक्लूसिवली बात करूं तो सर जो सर्विसेज आपने एक्सपोर्ट करी है उस सर्विस का पेमेंट भी आ जाना चाहिए प्लस सर्विस भी कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो यह फॉर्मुला दे रखा 3 पॉइंट का कि जो सर्विस आपने एक्सपोर्ट करी है ड्यूरिंग द रिलेवेंट पीरियड, जिस पीरियड का आप रिफंड क्लेम कर रहे हो उस पीरियड में टोटल पेमेंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द रिलेवेंट पीरियड इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज एक्सपोर्टेड माइनस वो पेमेंट जो रिसीव तो हो गया है एडवांस में पर सर्विसेज अब तक कंप्लीट नहीं हुई है, प्लस वो पेमेंट जो आपको ऑलरेडी पहले वाले पीरियड में रिसीव हो गया था पर सर्विसेज करंट पीरियड में कंप्लीट हुई है। क्लियर। तो ऐसे केस में सर दिस इज द टर्नओवर ऑफ जीरो रेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज, मतलब कुल मिला के पेमेंट रिसीव्ड और सर्विसेज कंप्लीटेड व्हिचएवर इज लेटर एक तरह से। क्लियर, तब जाके वो काउंट होगा जीरो रेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज में। क्लियर। एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, तो सर टर्नओवर ऑफ गुड्स हो या सर्विसेज हो। क्लियर। पर सर ध्यान देना बेटा इसके अंदर सर्विस का टर्नओवर हो या गुड्स का टर्नओवर दोनों तो ऐड करेंगे सर, टोटल टर्नओवर ऐड करेंगे भले वो सर एक्सपोर्ट किया है नहीं किया। देखिए सर क्या बोलता है, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी इज डिफाइंड इन क्लोज नंबर 112 ऑफ सेक्शन नंबर 2 एक्सक्लूडिंग टर्नओवर ऑफ द सर्विसेज, क्योंकि सर्विसेज का फॉर्मूला हमने बताया वैसे काउंट करेंगे हम। एंड टर्नओवर ऑफ जीरो रेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज जो हमने क्लोज नंबर डी में पढ़ा वैसे, एंड नॉन जीरो रेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज मतलब कुल मिला के सर्विसेज का पेमेंट के रेस्पेक्ट में जो सर्विस एक्सपोर्ट की वो प्लस नॉन जीरो रेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज का टर्नओवर। क्लियर। एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाईज अदर देन जीरो रेट सप्लाईज, क्योंकि एग्जाम सप्लाईज के केस में तो आपको आईटीसी अवेल ही नहीं होता है। रिफंड किस बात का सर, मतलब टोटल टर्नओवर में काउंट नहीं करेंगे क्योंकि आपने आईटीसी अवेल नहीं किया तो न्यूमरेटर में क्यों डालेंगे सर, डिनोमिनेटर में नहीं डालेंगे सर उसको, इसलिए एग्जाम टर्न को इंक्लूड नहीं करने का। एंड सर टर्नओवर ऑफ सप्लाईज इन रेस्पेक्ट ऑफ व्हिच रिफंड क्लेम हैज बीन क्लेम्ड अंडर सब रूल नंबर 4A और 4B। क्लियर। इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स अगर आप कोई सब रूल नंबर 4A या 4B में रिफंड क्लेम कर चुके हो तो उसको हम एक्सक्लूड करेंगे एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में, क्योंकि सर उसका हम रिफंड वैसे भी नहीं क्लेम कर सकते हो क्योंकि रिफंड ऑलरेडी क्लेम कर चुके हैं। ऊपर टर्नओवर ऑफ गुड्स के केस में भी सर हमने उस टर्नओवर को क्या कहता है एक्सक्लूड किया था, नीचे भी एक्सक्लूड करना है। अच्छा एक सर्कुलर देखिए बोला था क्या कि सर जब एडजस्टेड टोटल टर्नओवर हम काउंट करते हैं तो उसमें भी वो 1.5 टाइम्स of the local supplies और actual supply of goods in actual zero rate supply of goods whichever is lower वही लेना है क्या, टर्नओवर ऑफ गुड्स लिखते वक्त बिल्कुल वही लेना है सर, क्योंकि सर डिनोमिनेटर में जो आएगा वही डिनोमिनेटर में भी हम लेंगे सर। सर नेक्स्ट आता है क्या कि सर रिफंड जब लेंगे आप तो सर किस तरह से लेंगे सर, सबसे पहली बात सर मान लो रिफंड का अमाउंट जो आपने जो फॉर्मूला जो बनाया है वो, अच्छा ये जो बात कर रहा हूं वो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर हो या सर यहाँ पे जीरो रेट सप्लाई के केस में आप इनपुट और इनपुट सर्विस का रिफंड ले रहे हो, दोनों ही केस में सेम बात कर रहा हूं मैं। मान लो रिफंड के फॉर्मूले के हिसाब से रिफंड बनता है कितना ₹5 lakhs पर सर जिस दिन आप रिफंड के लिए अप्लाई कर रहे हो उस दिन रिफंड का अमाउंट आपके पास आईटीसी अकाउंट जो बैलेंस वो है 3 लाख रुपया, या फिर सर जिस महीने का जिस टैक्स पीरियड का आप रिफंड अप्लाई कर रहे हो उस टैक्स पीरियड में सर लास्ट डे आईटीसी अकाउंट में बैलेंस कितना था 3.5 lakhs। अब सर इट मींस व्हाट 5 लाख के लिए आप रिफॉर्म लगे सर रिफंड के लिए एलिजिबल थे, पर जिस टैक्स पीरियड में आप रिफंड के लिए जिस टैक्स पीरियड क्या आप रिफंड कैलकुलेशन कर रहे हो उसमें बैलेंस कितना था सर 3.5 लाख, मतलब बाकी का आईटीसी आपका यूज आ गया सर। अच्छा रिफंड सेम डे तो अप्लाई नहीं करोगे आप, बाद में 2 साल में कभी भी अप्लाई कर सकते हो। जब रिफंड के लिए अप्लाई करो तो आईटीसी अकाउंट बैलेंस कितना है 3 लाख, मतलब ऑलरेडी आप आईटीसी यूज कर चुके हो, इसलिए गवर्नमेंट बोल दिया क्या 5 लाख 3.5 लाख और 3 लाख विच एवर इज लोएस्ट उतना आपको मैक्सिमम रिफंड मिलेगा। क्लियर। अब सर रिफंड जो मिलेगा ये जो 3 लाख रुपए मैंने बताया ये सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी ये तीनों क्लब करके फिर देखना कि ये अमाउंट कितना है। अब 3 लाख मान लो आ गया एलिजिबल हो आप। क्लियर। अब ये अमाउंट को जो आपको डेबिट करना है कौन से अकाउंट से करना है, कौन से हेड से करना है, सबसे पहले आप आईजीएसटी से, सर आईजीएसटी से अकाउंट को आप यूज करेंगे सर। तो 3 लाख में से मान लो 2 लाख रुपए बैलेंस था किसका आईजीएसटी अकाउंट में, तो आईजीएसटी में से 2 लाख कम कर दोगे, उसके बाद सीजीएसटी और एसजीएसटी में इक्वली डिवाइड करेंगे क्या, जैसे 1 लाख रुपए बचा तो 50,000 सी और एस यूज करेंगे, पर मान लो एसजीएसटी का बैलेंस केवल 30,000 था तो 30,000 यूज करना, बाकी 20,000 सी में से यूज करना बेटा। क्लियर। दिस इज हाउ यू हैव टू यूटिलाइज, यू हैव टू यूज द बैलेंस इन आईटीसी। रूल नंबर 18 सब रूल नंबर 4 बोलता है क्या, अगर सर आपने कोई इनवर्ट सप्लाई ऐसा लिया जिसमें सप्लायर हैज ऑलरेडी अवेल्ड द बेनिफिट ऑफ डिम्ड एक्सपोर्ट, तो ऐसे केस में कोई बात नहीं, रिफंड ऑफ आईटीसी जो अदर इनपुट सर्विस है उसका आपको रिफंड मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर रूल नंबर 18 सब रूल नंबर 4 भी बोलता है क्या, अगर
The person who is claiming refund of unutilized ITC on account of zero rate supplies without payment of tax has, जो पर्सन एक्सपोर्ट कर रहा है, जीरो रेट सप्लाई कर रहा है, वो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स कर रहा है और उस पर रिफंड क्लेम कर रहा है आईटीसी का, उसने ऐसा कोई इनवर्ट सप्लाई लिया जिसपे उसने कंसेशन रेट पे टैक्स पे करके गुड्स परचेस किया था, या फिर सर उसने इंपोर्ट किया था गुड्स को विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी या जीएसटी सेस, सर अगर इंपोर्ट किया था ईओयू ने या एडवांस ऑथराइजेशन में या एपीसी स्कीम में, तो ऐसे केस में बाकी का जो इनपुट सर्विसेज है उसका आपको रिफंड मिलेगा। इन पे टैक्स पे नहीं किया तो इसका रिफंड नहीं मिलेगा। हाँ, ये पॉइंट 1 का जरूर रिफंड मिल जाएगा, पॉइंट 1 का मिलेगा, उससे एक्स्ट्रा तो आपने पे ही नहीं किया तो उसका रिफंड नहीं मिलता है सर। क्लियर? तो अदर इनपुट सर्विस का रिफंड मिलता है, भले आपने बेनिफिट 4A या 4B में लिया था सर। इसलिए इसको एडजस्टेड टोटल टर्नओवर से भी एक्सक्लूड करते हो, टर्नओवर ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स में से भी एक्सक्लूड करते हैं सर। आइए अब प्रोसीजर देने का कोई खास बात नहीं है। रिफंड ऑफ आईजीएसटी पेड ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया, रूल नंबर 96 बोलता है कि अगर आपने एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पर आईजीएसटी पे किया, उसका अगर आप रिफंड क्लेम कर रहे हो तो आपको कोई रिफंड के लिए अलग से अप्लाई नहीं करना है। आपने जो शिपिंग बिल फाइल किया है, बिल ऑफ एक्सपोर्ट जो फाइल किया है सर, उसमें जो आपने क्लेम किया उसमें आपने लिखा होता है, डिक्लेरेशन दिया होता है कि सर मैंने आईजीएसटी पे किया, उसका मैं रिफंड क्लेम कर रहा हूं, वही अपने आप में क्या है, रिफंड क्लेम है। अलग से आपको रिफंड क्लेम करने की जरूरत नहीं है। पर सर कंडीशन की आपको फॉलोइंग डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेंगे। क्या क्या सर? जो एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट है, जो पर्सन इंचार्ज ऑफ द कन्वेंशन दिया होगा, एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट या डिपार्चर मैनिफेस्ट, ये आपको अटैच करना पड़ेगा। सेकंड थिंग, आपने सर रिटर्न जो जीएसटी 3B वो सबमिट कर दिया होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर टैक्स पे किया होता है। और ध्यान रखना, जीएसटी का पोर्टल एंड कस्टम पोर्टल दोनों लिंक किए हुए गवर्नमेंट ने। एंड सर याद करो, अगर आपको रिफंड के लिए अप्लाई करना तो आपका आधार ऑथेंटिकेशन हो जाना चाहिए बेटा। क्लियर? ये कंडीशन पूरी है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपने जब जीएसटीआर 1 सबमिट किया होगा, इसका डेटा ट्रांसमिट करेंगे कस्टम डिपार्टमेंट को। सर कस्टम पोर्टल को इस सिस्टम के थ्रू सर डेटा पास हो जाएगा कि हाँ साहब इसका सप्लाई था, इसने एक्सपोर्ट किया, और वहां से कस्टम वाले चेक कर लेंगे। ऑनलाइन ही चेक होता है कि हाँ सही में इसका गुड्स एक्सपोर्ट हुआ या नहीं हुआ बेटा, कंफर्मेशन मिलेगी कस्टम पोर्टल से बेटा। क्लियर? डन सरकार, ठीक है, कोई खास बात नहीं। नेक्स्ट देन देखिए, रूल नंबर 96 ए बोलता है कि अगर आपने बॉन्ड या एलयूडी साइन किया तो ऐसे केस में आप सर विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स एक्सपोर्ट कर सकते हो। पर हाँ, सारे लोगों के लिए एलयूडी अलाउ किया है एक्सेप्ट कुछ लोग। सर ध्यान देना बेटा, एलयूडी में आप लिखोगे क्या, अगर मैंने 3 महीने के अंदर गुड्स को एक्सपोर्ट नहीं किया तो सर ध्यान देना सर उसके 15 दिन के अंदर मैं इस पर टैक्स पे करूंगा विद इंटरेस्ट सर। और अगर सर्विसेज का केस है, अगर 1 साल के अंदर आपको फॉरेन करेंसी रिसीव नहीं हुआ आउट ऑफ इंडिया से, तो वो 1 साल एक्सपायर होने के बाद 15 दिन के अंदर मैं टैक्स पे करूंगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। ये डिक्लेरेशन देंगे आप एलयूडी के अंदर। प्लस सर जिनका भी 2.5 करोड़ से ऊपर का टैक्स इविजन का केस है, उन लोगों को बोल दिया तुमको बॉन्ड ही साइन करना पड़ेगा भाई, एलयूडी से काम नहीं हुआ तुम लोगों के लिए। सर रूल नंबर 96 भी बोलता है क्या, अगर आपने कोई गुड्स एक्सपोर्ट किया, देखो सर्विसेज में बोल दिया था ऊपर ही क्या, 1 साल के अंदर अगर पैसा नहीं आया तो ऐसे केस में आपको पैसा फॉरेन करेंसी नहीं आया तो आपको जितना बेनिफिट लिया था टैक्स का आपको पे करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। सर पर गुड्स के केस में यहां बोल दिया क्या, सर अगर आपने कोई गुड्स एक्सपोर्ट किया आउट ऑफ इंडिया और आरबीआई ने जो टाइम लिमिट दे रखा है अंडर फेमा, उतने टाइम में अगर फॉरेन करेंसी आपको रियलाइज नहीं हुआ, कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज नहीं आया सर, इंक्लूडिंग एक्सटेंशन देयर ऑफ, तो ऐसे केस में जो भी आपने एक्सपोर्ट का बेनिफिट लिया था टू द एक्सटेंट फॉरेन करेंसी नॉट रियलाइज, उतना प्रोपोर्शन आपको अमाउंट वापस से गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। पर सर ध्यान देना बेटा, अगर आरबीआई ने कंडीशन ऑफ रिसीविंग द फॉरेन एक्सचेंज इस कंडीशन को वेव ऑफ कर दिया तो ऐसे केस में रिकवरी आपसे नहीं करी जाएगी। और हाँ सर, अगर अमाउंट रिकवरेबल आता है तो सर जब आरबीआई का टाइम लिमिट एक्सपायर हो गया उसके 30 दिन के अंदर आपको ये अमाउंट पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, नहीं तो रिकवरी शुरू हो जाएगी अंडर सेक्शन नंबर 73 और 74। क्लियर? डन। अब सर मान लो आपसे कभी फॉरेन एक्सचेंज रिकवरी नहीं हुई, गवर्नमेंट ने आपसे जीएसटी का अमाउंट रिकवरी वापस से कर लिया, जो आपने टैक्स पे नहीं किया वो गवर्नमेंट आपसे वापस ले लिया। एंड सर बाद में अगर आपको फॉरेन करेंसी रियलाइज हो गया तो ऐसे केस में आरबीआई का टाइम लिमिट आपको मिल गया, एक्सटेंशन मिल गया, फॉरेन करेंसी आपको बाद में रियलाइज हो गया, तो जितना रियलाइज हुआ सर उसके सर 3 महीने के अंदर आप वापस रिफंड के लिए अप्लाई करना, जितना अमाउंट आपको रियलाइज हुआ उतना प्रोपोर्शन आपको वापस रिफंड मिल जाएगा। क्लियर? डन। रूल नंबर 2 सर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 42 बोलता है क्या, ड्यूटी ड्रॉबैक। सर अगर कस्टम के अंदर आपने ड्रॉबैक क्लेम कर लिया सीजीएसटी का या आईजीएसटी का, तो यहाँ पे रिफंड के लिए अप्लाई मत करना भाई साहब। देन इंपोर्ट बाय एसईजेड, सिंस एसईजेड को अगर डोमेस्टिक मार्केट से आप सप्लाई करते हो गुड्स या सर्विस तो उसको बोलते हैं क्या, जीरो रेट सप्लाई। सर सेम वे उन्होंने अगर कोई गुड्स या सर्विस इंपोर्ट करी तो उसको टैक्स एग्जाम कर दिया, उस पर आईजीएसटी क्या है, एग्जाम्प्ट है। देन सर सेक्शन नंबर 77 सबसेक्शन 1 या सेक्शन 19 ऑफ द आईजीएसटी यहां बोलता है, ये यहां पे बोल दिया क्या, इसके लिए रूल नंबर 89 सब रूल नंबर 1 ए नोटिफाई किया गवर्नमेंट ने अभी लास्ट ईयर ही। गवर्नमेंट ने बोल दिया क्या कि सर अगर कोई भी इंट्रास्टेट सप्लाई था जिसपे गलती से आपने आईजीएसटी पे कर दिया या वाइस वर्सा, तो सर यहां बोला था क्या, ये आपने ऑलरेडी 2-3 बार पढ़ चुके हो सर, अगर आपने किसी इंट्रास्टेट सप्लाई पर सर सीजीएसटी और एसीएसटी पे कर दिया पर बाद में पता पड़ा कि वो तो इंटरस्टेट सप्लाई था आईजीएसटी पे करना, तो सर आपसे गवर्नमेंट आईजीएसटी का रिकवरी करेगी। और सर जब आपने आईजीएसटी पे किया उसके 2 साल के अंदर आप सीजीएसटी और एसजीएसटी का रिफंड क्लेम कर सकते हो। सर सेम वाइस वर्सा सेक्शन दे रखा है सीजीएसटी में भी कि सर अगर आपने गलती से किसी ट्रांजैक्शन पर आईजीएसटी पे कर दिया इंटरस्टेट सप्लाई मानते हुए, जो बाद में पता पड़ा कि ये तो इंट्रा एस पे सी और एस पे करना था, तो आपको सी और एस पे करना पड़ेगा, करेक्ट हेड में टैक्स पे करना पड़ेगा, पर जो रॉन्ग हेड में आपने आईजीएसटी पे किया उसका हम आपको रिफंड अलाउ कर देंगे, पर ऐसे केस में आपसे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। ये दोनों सेक्शन में आपको पढ़ा दिए सर। अच्छा यहां लिखा है क्या, सब्सिक्वेंटली हेल्ड
जब सब्सिक्वेंटली पता पड़ा तो आप रिफंड के लिए अप्लाई करेंगे, पर सर पहले आपको करेक्ट हेड में टैक्स पे करना पड़ेगा। ये फॉर्म नंबर GST ROD 01 यूज करके आप रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हो। अच्छा एक बात और सर, अब इसको क्लेरिफाई किया सब्सिक्वेंटली हेल्ड का मतलब क्या है। सर यहाँ सर्कुलर दिया, सर्कुलर ने बोला क्या सब्सिक्वेंटली हेल्ड का मतलब क्या है। सर किसी इंट्रास्टेट सप्लाई के ट्रांजेक्शन पर आपने सी और एस पे कर दिया, बाद में पता पड़ा कि वो इंटर है, बाद में किसने बताया। इसमें गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई किया कि भले ही एसएससी ने खुद ने डिटरमाइन किया कि ये इंट्रा नहीं इंटर था, या फिर डिपार्टमेंट के किसी ऑफिसर ने किसी भी प्रोसीडिंग के थ्रू, भले ही स्क्रूटनी चल रहा था, असेसमेंट चल रहा था, इंक्वायरी चल रहा था, या किसी भी प्रोसीडिंग के टाइम ये पता पड़ा कि सर ये तो गलत आपने हेड में टैक्स पे कर दिया, तो ऐसे केस में सर आप एलिजिबल हो रिफंड के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। सब्सिक्वेंटली हेड में भी बाय ऑफिसर, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, अपीलेट अथॉरिटी या एसएससी हिमसेल्फ, कोई दिक्कत नहीं सर। सेकंड थिंग सर, कितने टाइम में रिफंड के लिए अप्लाई करना, 2 साल। 2 साल कब से, जिस दिन आपने करेक्ट हेड में टैक्स पे किया, जिस दिन आपने करेक्ट हेड में टैक्स पे किया। सी और एस पे कर दिया था पहले आपने गलत हेड में, बाद में आपने रियलाइज की गलती हो गई, भले ऑफिसर ने बताया, आपने खुद ने रियलाइज किया, आपने जब करेक्ट हेड में टैक्स पे किया, वहां से 2 साल के अंदर रिफंड के लिए अप्लाई करना, कोई टेंशन नहीं सर। नेक्स्ट सर, कुछ रिफंड रिलेटेड कुछ इश्यूज और थे। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से रिफंड अप्लाई करने के लिए कोई टाइम लिमिट ऑफ 2 ईयर्स अप्लाई नहीं होती है। क्यों सर, वो तो आपका ही ई वॉलेट है ना भाई, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर की बात कर रहा हूं सर मैं। सेकंड थिंग सर, फर्निशिंग, जैसे बोला था ना सर, 2 लाख या उससे कम अमाउंट है तो सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ता है, और 2 लाख से ऊपर अमाउंट है तो सीए का सर्टिफिकेट लाना पड़ता है। क्या इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से रिफंड के लिए अप्लाई करना है? आंसर इज नो सर, आपको कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो कैश लेजर आपका ही इलेक्ट्रॉनिक एक तरह से ई वॉलेट है बेटा। सर देन अगर गवर्नमेंट ने टीडीएस डिडक्ट किया था या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ने टीसीएस कलेक्ट किया था, तो ऐसे केस में वो अमाउंट जब उन्होंने अपने रेस्पेक्ट रिटर्न सबमिट किए होंगे तब आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जमा हुए। अब वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में एक बार डिपॉजिट हो गया तो वो आपका कैश बैलेंस है। अब आप आपकी लायबिलिटी पे करने में काम ले, या अगर काम नहीं आ रहा तो आप उसका रिफंड ले, क्या दिक्कत है? दैट इज योर प्योरली कैश बैलेंस, कोई दिक्कत नहीं सर। देन सर लास्ट पॉइंट सर, ये बोला क्या डिम्ड एक्सपोर्ट के केस में सप्लायर चाहे तो वो रिफंड ले सकता है, रेसिपिएंट चाहे तो वो रिफंड ले सकता है। अब सर रिफंड अगर अप्लाई करना 2 साल के अंदर अप्लाई करना, 2 साल कब से, जिस दिन सप्लायर ने उस डिम्ड एक्सपोर्ट के ट्रांजैक्शन के रेस्पेक्ट में रिटर्न सबमिट किया था, वहां से 2 साल के अंदर। अब भले ही रिफंड रेसिपिएंट अप्लाई करे या सप्लायर अप्लाई करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सप्लायर ने जब सच डिम्ड एक्सपोर्ट के रेस्पेक्ट में रिटर्न सबमिट किया है, वहां से 2 साल के अंदर उसको रिफंड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, भले रेसिपिएंट अप्लाई करे या सप्लायर अप्लाई करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। भारत माता की जय। सर देख लीजिए क्या लिखा है, कर हर मैदान फतेह, और ये फतेह करने का मौका आपको भगवान दे रहा है, इसको भूलिएगा नहीं। इसको सर जाने मत देना, इस मौके को पूरी एनर्जी लगा दो, पूरा दम लगा दो, माहौल बनना चाहिए, और सर जीत आपकी होगी, और आपकी ही होगी, 100% होगी। जय हिंद, भारत माता की जय। पढ़ते रहिए, पूरे एनर्जी के साथ पढ़ते रहिए, खुश होकर पढ़िए, भगवान जरूर आपको रिजल्ट अच्छे देंगे। सर आपकी जिंदगी मस्त होगी अगर आप अपनी मेहनत पूरी सच्चाई से करते हो, ईमानदारी से करते हो। तो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, अपने अंदर पूरी एनर्जी भर दो, जोश के साथ पढ़ाई करो, माहौल बनाओ। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, लव यू अ लॉट।